हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टैफ हिमाचल एंड डेली करंट अफेयर क्विज सेशन। आई होप आप सभी अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे और अच्छे से घर बैठकर ही इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे चर्चा करेंगे विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डेली आप हमारे सेशन के साथ जरूर जुड़े स्टूडेंट्स, ताकि उन सभी एरियाज को अच्छे से आप कवर कर पाए जो कि करंट में, जहां से करंट से सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर रिवीजन में भी आपको मदद मिलेगी और जो भी आपके इश्यूज है पर्टेनिंग टू द करंट अफेयर, उनके सॉल्यूशन जो हैं वो भी इस सेशन के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। अगर आप डेली करंट अफेयर स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी सेशन शुरू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है स्टूडेंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड द 28th गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए एल विष्णु शुब्बू, डी बी रंजीत पावा, सी श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरेलकर, डी विनय चांसल। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सो ऑप्शन जो आपका सी है, श्री राजेंद्र विश्वनाथ अरेलकर जी, इन्हें अभी नया गवर्नर बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का 28वां। इन्होंने बंडारू दत्तात्रेय को रिप्लेस किया। इससे पहले बंडारू दत्तात्रेय रहे जिनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, सरकार ने बड़ी प्रेज की है। और राजेंद्र विश्वनाथ अरेलकर जी के बारे में बात करें तो इससे पहले ये गोवा गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें स्पीकर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमें गवर्नर मिला है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट हैज increase the post birth grant from 12,000 to option A 25,000, B 21,000, C 18,000 and D 7,500 rupees। हाँ जी स्टूडेंट, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। सो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली सरकार ने इसमें परिवर्तन किए हैं। उन बीपीएल परिवारों में जो कि कैपेबल नहीं है अपने इन्फेंट चाइल्ड को फीड करने में, उसके भविष्य के को संवारने में, तो सरकार की तरफ से जो है 21,000 रुपए की राशि ऐसे परिवारों को दी जाएगी। नाउ एफडी के तौर पर यह अमाउंट दिया जाएगा ताकि उसे खर्च ना किया जा सके और बच्चे के भविष्य के लिए वो पैसा जो है काम आ सके। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे। विच टीम वन द यूरोपियन चैंपियनशिप 2020? ऑप्शन ए इटली, बी इंग्लैंड, सी क्रोएशिया, डी जर्मनी। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑल द फुटबॉल लवर्स एटलीस्ट नो। तो ऑप्शन ए है इटली सही आंसर। अभी रिसेंटली यूरो कप के फाइनल में इटली और इंग्लैंड के बीच भिड़ंत हुई है, इसमें इटली ने इंग्लैंड को हरा दिया है। ठीक है, 3-2 से हराया है और इंग्लैंड दोनों ही टीम्स के लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए कॉन्टिनेंटल एक ट्रॉफी है, ये पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट कर रही है। फीफा के बाद जो इंपॉर्टेंट फुटबॉल टूर्नामेंट्स है उसमें से यूरो कप भी आता है। अब दोनों ही टीम्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये टूर्नामेंट इसलिए भी था कि भाई 2 बार इससे पहले जो है इटली फाइनल्स में पहुंच चुकी है, ठीक है, लेकिन जीत नहीं पाई। और इंग्लैंड के बारे में बात करें, 1966 के बाद ये ऐसा इवेंट था जब वो फाइनल्स में थे। तो इट विल बिकम अ बिग थिंग फॉर बोथ ऑफ देम। इटली के एक सवाल यहां से और इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि इटली के जो गोलकीपर हैं गियानलुइगी डोनारुमा, इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट या प्लेयर ऑफ द यूईएफए यूरो 2020 घोषित किया गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। कोंगो नाडु इज लोकल नेम गिवन टू अ रीजन विच इज करंटली अ पार्ट ऑफ, ऑप्शन ए कर्नाटका, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश एंड डी तमिलनाडु। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? अभी रिसेंटली खबरों में रहा ये कोंगो नाडु। सो ऑप्शन डी जो है तमिलनाडु इज द राइट आंसर। अभी खबरों में इसलिए रहा है कि भाई सेपरेट इसे करने की बात की जा रही है, इस रीजन को तमिलनाडु से। ठीक है, हालांकि ये अभी ऑफिशियल नहीं कोई अनाउंसमेंट हुआ है, बट ये अटकलें लगाए जाने की बीजेपी गवर्नमेंट है लगातार ये चाह रही है, बिकॉज वोट बैंक इनका इस रीजन में अच्छा है। तो दे वांटेड टू सेपरेट दिस रीजन फ्रॉम हियर। और लगातार आवाज भी यहां से जो कुछ लोकल्स हैं, लोकल ग्रुप्स हैं, दे वांटेड टू सेपरेट दिस रीजन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द तमिलनाडु। ना थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जानेंगे। देखिए संगम साहित्य के अकॉर्डिंग, संगम लिटरेचर के अकॉर्डिंग 5 क्षेत्रों में पूरा तमिलनाडु बटा था, जिसमें एक कोंगू नाडु एक अलग से सेपरेट रीजन था।
तो अभी यहाँ के लोग ये कहते हैं कि वी हैव अ डिफरेंट डिस्टिंक्ट कल्चर एंड वी वांट टू प्रोटेक्ट दैट, और हमें जो है अलग, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई सभी लोग की यहाँ ऐसे नहीं है जो कोंगो नाडू की डिमांड कर रहे हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं यहाँ पे दोज वर डिमांडिंग, दे वर सेइंग कि भाई जब लद्दाख को आप सेपरेट कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग रीजन्स की डिमांड हो सकती है, सो व्हाई नॉट सेपरेट, और डिमांड एटलीस्ट तो कर ही सकते हैं आगे लोग। तो ये है, साथ ही साथ एक यहाँ पर कोयम्बटूर रीजन है, लेट मी शो यू इन द मैप। ये कुछ मैप है कोंगो नाडू का, आप मैप में देख सकते हैं, इसमें कोयम्बटूर रीजन भी देख सकते हैं। देखिए 1997 में ब्लास्ट हुए थे, जिसे एक कम्युनल एक नाम दे दिया गया था, हिंदू मुस्लिम का नाम दे दिया गया था, ठीक है। हिंदू कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं और उस समय हिंदू कम्युनिटी के लोगों की डेथ्स इसमें ज्यादा हुई थी, तो उससे भी इसके तार जोड़ के देखे जा रहे हैं, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक एस्पेक्ट थे, कोई अलग से पिन कोड नहीं है इस क्षेत्र का, इसकी अभी फिलहाल आइडेंटिटी तमिलनाडु के साथ जुड़े हुए क्षेत्र के रूप में ही है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स टेकिंग पार्ट इन टोक्यो ओलंपिक्स एज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट? ऑप्शन ए 228, बी 238, सी 119, डी 129। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन सी जो आपका है ये सही जवाब है। देखिए कॉन्टिजेंट कंप्लीट जो है वो तो 228 का ही है, ठीक है, लेकिन इसमें जो एथलीट्स हैं आपके वो 119 है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी तक का कह सकते हैं 228 मेंबर्स का ये कॉन्टिजेंट अभी तक का सबसे लार्जेस्ट है। एथलीट्स की बात करें तो इसमें 67 मेल एथलीट्स हैं, 52 फीमेल एथलीट्स हैं, जो 85 मेडल्स के लिए जो है फाइट करेंगे अलग 18 स्पोर्ट्स में, ठीक है। और तकरीबन 22 स्टेट्स को ये सभी एथलीट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में भी बहुत अच्छा रहे, अभी तक का बहुत अच्छा रिकॉर्ड इंडिया का रहा नहीं है ओलंपिक्स में, सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 30-40 मेडल हम इस बार लेके आए और पूरा भारत का नाम है पूरी दुनिया में रोशन कर सके। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इज अबाउट टू सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क एट जैसलमेर, बी जोधपुर, सी रन ऑफ कच्छ, डी दमन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन सी जो है आपका रन ऑफ कच्छ, ठीक है। रन ऑफ कच्छ में अभी एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, एक सोलर पार्क बनाने की बात कर रही है। इससे पहले राजस्थान में अभी तक का सबसे बड़ा सोलर पार्क था, लेकिन अब ये जो आपका रन ऑफ कच्छ में बनाया जाएगा तो ये सबसे बड़ा सोलर पार्क बन जाएगा। इसकी जो कैपेसिटी है वो 4.75 गीगावाट की रहेगी, और कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट है इसकी इंपॉर्टेंस पूरे रीजन के लिए बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ एक सवाल और उठता है कि भाई रन ऑफ कच्छ में ही इसे क्यों बनाया जा रहा है? देखिए रन ऑफ कच्छ में तकरीबन 72,600 जो किलोमीटर का एरिया है वो कवर होगा इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक वेस्टलैंड रीजन है, वेस्टलैंड रीजन है तो इसका इस्तेमाल एक अच्छे काम के लिए किया जा सकता है। दूसरा बॉर्डर रीजन भी है, पाकिस्तान के साथ रन ऑफ कच्छ जो है बॉर्डर शेयर करता है, तो एक कहीं ना कहीं बाउंड्रीज जो है उसको प्रोटेक्ट करने में भी ये जो है आपका प्रोजेक्ट काम करेगा। तो ये दो एक कारण बताए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ एक मोबिलिटी, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट भी स्टैब्लिश किया जा रहा है लद्दाख में। तो ये दोनों सवाल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑफ इंडियाज कोलैबोरेशन विद ऑप्शन ए नेपाल, बी भूटान, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन ए स्टूडेंट्स जो है सही आंसर है नेपाल। नेपाल में अरुण प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किया गया है, और अरुण प्रोजेक्ट का जो लोअर हाइड्रो पार्ट है, ठीक है, वहां पर सतलुज जल विद्युत निगम नेपाल के साथ एक डील कर रही है 1.3 बिलियन यूएसडी डॉलर्स की, जो इस प्रोजेक्ट पे खर्च किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी डील है ये, तकरीबन 679 मेगावाट हाइड्रो पावर का ये पावर प्रोजेक्ट है, बड़ा महत्वपूर्ण है दोनों ही, स्पेशली नेपाल के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है ये प्रोजेक्ट। इसमें रिप्रेजेंटेशन जो किया है, एमओयू साइन जो है ये काठमांडू में हुआ, और इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल से सुशील भाटा और चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सतलुज जल विद्युत निगम जो है
नंदलाल शर्मा, उन्होंने रिप्रेजेंट किया और ये एमओयू साइन किया। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दोनों ही देशों के बीच ये साइन हुआ। इस प्रकार का ये कह सकते हैं सिंगल लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ इंडियाज इमीडिएट नेबर कंट्री हैज रिसेंटली एक्सेप्टेड भीम यूपीआई पेमेंट स्टैंडर्ड्स? ऑप्शन ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी म्यांमार। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? सो ऑप्शन जो आपका बी है भूटान। भूटान पहला देश ऐसा बन गया है जिसने भीम यूपीआई की सभी टर्म्स और कंडीशन को माना है और उसका इस्तेमाल जो है भूटान में किया जाएगा। ये मैप में आप भूटान देख सकते हैं, हिमालयन रीजन है, नेपाल के साथ लगता है, चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, चाइना और इंडिया के बीच एक बफर स्टेट की तरह है, ठीक है। साथ ही साथ नेपाल एक क्लोजेस्ट स्टेट है। तो अभी क्या है, यूपीआई जो, क्योंकि इसका इस्तेमाल इंडिया में डिफरेंट ट्रांजेक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 2016 एनपीसीआई द्वारा जो थी इसको फॉर्म किया गया था, बनाया गया था, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और भूटान पहला देश बन गया, तो डायरेक्ट सवाल जो है आपके एग्जाम्स में इससे संबंधित पूछा जा सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर। अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें घर बैठ के ही और डेली करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें। तो थैंक यू वेरी मच।